तेलंगाना विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की और एक अन्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ है। भाजपा समर्थित मलका कोमरैया ने मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है और निर्दलीय उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगली ने वारंगल, खम्मम, नलगुंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और मेडक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतों की गिनती सोमवार को की गई। इन 3 विधान परिषद सीटों के लिए मतदान 27 फरवरी को मतपत्रों के जरिए वरीयता मतदान प्रणाली के तहत हुआ था। 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नतीजे सोमवार देर शाम घोषित कर दिए गए, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना अब भी जारी है। केंद्रीय मंत्री बी संजय कुमार ने कोमरैया की जीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षकों के भरोसे को दर्शाता है। मतगणना की एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें वैध और अवैध मतों को अलग करना और उसके बाद वरीयता के आधार पर गणना करना शामिल है। वहीं तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने मलका कोमरैया को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत तेलंगाना में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए बढ़ते समर्थन का प्रमाण है। मैं उन शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बदलाव, विकास और भाजपा तेलंगाना में अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने भरोसे और विश्वास के लिए वोट दिया। बता दें कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में 2,50,328 मतदाताओं यानी 70% से ज्यादा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। स्नातक सीट के लिए 56 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा ने तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर चुनाव लड़ा। भारत राष्ट्र समिति ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वहीं मुगल आक्रांता औरंगजेब की सराहना कर विपक्षी नेताओं ने भाजपा को हमलावर होने का पूरा मौका दे दिया है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सपा नेता अबू आजमी के बाद कांग्रेस नेता राशिद अलवी और उदित राज द्वारा अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन करना संपूर्ण भारतीय समाज का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन इंडी के दलों में खुद को बड़ा हिंदू विरोधी साबित करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, ताकि एक समुदाय का तुष्टीकरण कर वोट हासिल किया जा सके। भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मुगले आजम बता रहे हैं। सपा और कांग्रेस को बताना होगा कि वो औरंगजेब, जिसकी वंश परंपरा बाबर से शुरू होती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज़्बेक था, आज की तारीख में भारत से उसका क्या संबंध है? क्यों नफरत के बीज ये लोग यहाँ बोना चाह रहे हैं? इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि इस प्रकार का महिमामंडन करके नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का क्रूरतापूर्ण मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह कांग्रेस और इंडी की पुरानी फितरत है। इससे पहले भी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पर जाकर फतीहा पढ़ चुके हैं। इंडी के नेता सनातन धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और निम्नता तक जाने को तैयार हैं। जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों की आस्था का स्नान करने के बाद भी प्रयाग के कुंभ में स्नान करने नहीं गए, वो दुनिया के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे हुए हैं। ये इनकी भारतीय संस्कृति के प्रति नफरत और हिकारत को दर्शाता है। 7 सांसदों वाली पार्टी का बीजेपी में जल्द होगा विलय। महाराष्ट्र में पिछले साल नई सरकार के गठन के बाद से ही उठापटक का दौर जारी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के मतभेदों की खबरें सामने आए दिन आती रही हैं। कभी फडणवीस शिंदे गुट के विधायकों की सिक्योरिटी लेवल कम कर देते हैं और कभी शिंदे महाराष्ट्र सरकार की जरूर बैठकों से गायब हो जाते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान लिए गए कई फैसलों को भी पलट दिया है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच गठबंधन पटरी पर नहीं है। इस खींचतान के बीच शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में बड़े हैरानी भरे दावे सामने आए हैं। सामना में लिखा गया है, गृहमंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को बीजेपी में शिवसेना का विलय करने का ऑफर दिया। यह ऑफर शिंदे द्वारा बार बार सीएम पद मांगने के चलते दिया गया है। सामने में दावा किया गया है कि पुणे की कोरेगांव स्थित वेस्टर्न होटल में सुबह 4 बजे एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात हुई। इसमें फडणवीस की ढेरों शिकायतों के बाद शिंदे ने अमित शाह से अपना मुख्यमंत्री पद वापस मांगा, लेकिन इसके बदले अमित शाह ने उन्हें शिवसेना का विलय बीजेपी में करने को कहा। दोनों नेताओं के बीच क्या क्या बातचीत हुई, इसका पूरा विवरण सामना में दिया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि कैसे एकनाथ शिंदे बार बार बीजेपी हाईकमान के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जब इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हुआ है। उन्होंने कहा सुबह 4 बजे एकनाथ शिंदे अपने हाईकमान यानी अमित शाह से पुणे में मिलते हैं। वह सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की शिकायत करते हैं कि कैसे हमारी पार्टी के लोगों को दबाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। शिंदे कहते हैं कि आपने मुझे कहा था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पर अमित शाह तो ये कहेंगे कि हमारे 125 से ज्यादा विधायक हैं, तो आपको कैसे बनाएं।
हमारे पास इतना बहुमत है कि बाहर की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर आपको मुख्यमंत्री का दावा करना है तो आप अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को उनके और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध की अटकलों को खारिज कर दिया। साथ ही शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो महान पटकथा लेखक सलीम जावेद के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। फडणवीस सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के 4 सप्ताह के बजट सत्र से पहले कैबिनेट बैठक और पारंपरिक चाय पार्टी के बाद उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी के साथ चुनाव लड़ा था। मसलन बीजेपी ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। अजीत गुट की पार्टी एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट हासिल की और शिंदे गुट की शिवसेना ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और जांच का आगाज हो गया है। दिल्ली विधानसभा में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर पेश सीएजी रिपोर्ट को जांच के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया गया है। 3 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को सीएजी रिपोर्ट के बहस के बाद यह आदेश दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को कहीं पटखनी देने वाले जंगपुरा से भाजपा विधायक ने सोमवार को नया दावा किया। विधानसभा में स्वास्थ्य से संबंधित कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जंगपुरा से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कहा अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल भेजे जाएंगे। इस बार अरविंद केजरीवाल पर इतनी धाराएं लगेंगी कि उनकी जमानत नहीं होगी। इस दौरान तरविंदर सिंह मारवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तुलना सज्जन कुमार से करते हुए कहा कि केजरीवाल अब जेल में ही सड़ेंगे। इस दौरान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हो गई। दरअसल सोमवार को दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य संबंधित कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को चुनाव में कड़ी पटखनी देने वाले भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीधे निशाने पर लेते हुए उनके जीवन भर के लिए जेल जाने की भविष्यवाणी कर डाली। जंगपुरा विधायक ने कहा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि केजरीवाल जेल में जा रहा है। उस पर इतनी दफाएं लगेंगी कि कोई उसकी जमानत नहीं लेगा। सारी जिंदगी वो जेल में सड़ता रहेगा। जैसे आज सज्जन कुमार जेल में सड़ रहा है उसी तरह केजरीवाल सड़ेगा, क्योंकि भगवान ने यही नियम बनाया है। जिस तरह सज्जन कुमार ने कत्लेआम किया था उसी तरह कोरोना में लोगों की जान गई तो उसका जिम्मेदार केजरीवाल है। जंगपुरा में भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आगे कहा, कोरोना के समय केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली को 785 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इनमें से अरविंद केजरीवाल ने 200 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए, जबकि उस समय दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौतें हो रही थी। मारवा ने आगे कहा, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का सीधा साधा केजरीवाल पर इल्जाम है। वो कातिल है हजारों लोगों का, क्योंकि अगर दिल्ली में ऑक्सीजन मंगवाई गई होती तो 80% लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरते। उसका जिम्मेदार कौन है? अकेला तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल है। विधानसभा सत्र के दौरान सोमवार को भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आरोप लगाते हुए कहा, कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बंगले में ही बैठे रहे। वो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए अस्पतालों में नहीं गए। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो उनका राष्ट्रपति सैनिक की वर्दी में सीमा पर चला जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल डर की वजह से ही घर से ही नहीं निकले। मारवा ने आगे कहा, ऑक्सीजन की कीमत चाहे जितनी ही रही हो, 5,000 या 10,000, आप कहीं से मंगवाते, इसलिए भगवान ने आपको जेल में भेजा, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान गई है। इसके जिम्मेदार आप हैं। 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ प्रयागराज महाकुंभ खत्म तो 26 फरवरी के आखिरी स्नान के साथ हुआ, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो भाषण दिया उस पर समाजवादी पार्टी ने खूब बवाल मचाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महाकुंभ में जिसे भी चीज की तलाश थी उसे वो मिली। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि भक्तों को भगवान तक मिल गए, लेकिन गिद्धों को लाश और सुअरों को गंदगी ही मिली। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर शुरू से ही बल्कि आयोजन के बहुत पहले से ही योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थे। खासकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से महाकुंभ का न्योता दिया जाना अखिलेश यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो योगी आदित्यनाथ पर वैसे ही हमलावर थे जैसे जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन के दौरान। महाकुंभ की समाप्ति के बाद योगी आदित्यनाथ करीब 1.5 महीने तक ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे पुलिस वालों को हफ्ता भर की छुट्टी और बोनस देने का ऐलान किया गया, वैसे ही सफाई कर्मियों के लिए भी बोनस की घोषणा की थी। सफाई कर्मियों के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नए सिरे से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर दी। सोशल साइट एक्स पर उनकी ही बात, जिससे जो तलाशा उसको वही मिला, शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, ये है साक्षात प्रमाण। पहले तो कह रहे हैं गंदगी ही नहीं, अब ये सब कूड़ा करकट कहां से आया? जनता पूछ रही है
कि स्वच्छ जल के सेवन का वीडियो आज आएगा या उसकी शूटिंग बाद में होगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया गया है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक अखिलेश यादव पर टूट पड़े हैं और अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े लोग योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर ऐसे सवाल तो बनते भी हैं। विपक्ष को तो लोकतंत्र में ये हक भी हासिल है, लेकिन व्यवस्था के बहाने आगे बढ़ते हुए निजी हमले भी सुनने को मिले हैं। जैसे लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात बात पर आक्रामक रुख अख्तियार करते रहते हैं। अखिलेश यादव भी उसी लाइन पर सवाल पूछ रहे हैं, भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है क्या? सितंबर 2024 में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत। और हाल ही में अखिलेश ने बिल्कुल उसी अंदाज में सवाल उठाया कि क्या भगवा वस्त्र धारण करने से कोई योगी हो जाता है? साधु के रूप में अखिलेश यादव ने रावण का भी उदाहरण दिया। आपको याद होगा, एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते करते रावण की मिसाल दिए जाने के बाद काफी बवाल मच गया था। अखिलेश यादव का कहना था कि क्या भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है? भारत के लोग, खासकर गांव के लोग जो रामायण देखते हैं, जानते हैं माता सीता का जब अपहरण हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में ही आया था। ये पूरा प्रदेश जानता है, हिंदू समाज के लोग जानते हैं, जब रावण को सीता मां का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमको और आपको सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा जिनका व्यवहार और भाषा खराब हो गई। महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों का मामला अलग था, वो व्यवस्था की बंद इंतजामी थी। अखिलेश यादव ने वित्त मंत्री के आम बजट भाषण पहले ही मौतों का मामला उठाया और बाद में पूरा भाषण भी दिया। घटना के वक्त अखिलेश यादव के संजीदगी भरे बयान की तारीफ भी हुई थी। अखिलेश यादव के बयान को राजनीतिक रूप से नहीं, नैतिक तौर पर भी सही माना गया और संसद में उनके भाषण को सही तरीके से देखा गया। देखा जाए तो महाकुंभ की मौतों पर सवाल सिर्फ अखिलेश यादव ने ही उठाया, लेकिन पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका चूक गया। योगी पर अखिलेश यादव का यह अंदाज तो ठीक वैसा ही है जैसे राहुल गांधी बात बात पर भी कई बार तो बिना बात के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करते हैं और सीनियर कांग्रेस नेताओं के मना करने के बावजूद अपनी मनवाली ही करते हैं, भले ही उसका राजनीतिक नुकसान ही क्यों ना हो। आखिर अखिलेश यादव को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही?